अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल्स अलाउड पर दिल दिया दहलीज़ के साथ, जो कि रफ़त सिराज का नावल है और ये इसकी 8वीं एपिसोड है। नावल मैं आपको बताऊँ फुल ऑफ सस्पेंस और बहुत मज़ेदार है। ढेर सारे कैरेक्टर्स की ढेर सारी कहानियाँ। एक तरफ है रोशी, दूसरी तरफ है उसके पापा, तीसरी तरफ है आरिफ, चौथी तरफ है बालो और एक औरत जिसको बंद कर दिया गया है हवेली के पीछे। पता नहीं कौन औरत है, मुझे नहीं मालूम। वैसे कहीं कहीं ऐसा लगता है कि शायद वो रोशी की मम्मी है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। पिछले एपिसोड में जो हमने सीन देखा था बालों की शादी का, क्या हो गया उसके साथ? बेचारी ने कितने ख्वाब सजाए थे वो, और क्या हुआ उसके साथ? उसे कौन मिला? लाल खान। एक लाइन थी पिछले एपिसोड में जहाँ मुझे ठीक ठीक पूरी लाइन तो याद नहीं, लेकिन लाइन कुछ ऐसी थी कि ऊपर वाला औरत बनाता है, फिर उसे दिल देता है और फिर उसे लाल खान दे देता है। वाह, क्या लाइन थी वो, क्या लाइन थी। और लेकिन मतलब बिल्कुल नाइटमेयर का सा सीन है बालों की लाइफ में चल रहा। पता नहीं वो बेचारी कैसे कोप अप करेगी इसके साथ, लाल खान के साथ वो कैसे जिएगी। कहाँ उसने इतने सपने सजाए थे, कहाँ वो इतने सारे इमेजिनेशंस में अपने जीती थी, और कहाँ उसके साथ ये क्या हो गया। और आरिफ, उसकी कहानी अजीब चल रही है। पता नहीं कौन है जिससे उसको इश्क था, क्यों ऐसे पागल बना फिर रहा है। और तीसरी तरफ है रोशी, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। थोड़ी सी हटेली है, बात बात पर ख़ुदकुशी की धमकी देती है, लेकिन अपने शर्तों पर ज़िंदगी जीती है। जो दिल चाहता है वो करवाती है एंड आई रियली लव दैट। और साथ साथ उसकी जो स्ट्रेंथ पॉइंट है वो मुझे लगता है बारी है। बारी से उसको स्ट्रेंथ मिलती है, वो उसका सपोर्ट सिस्टम है, उसका बैकअप सिस्टम है। और भारी को तो उसने अपना बैकअप दूल्हा भी बना लिया है। हालांकि वो चाहती है वो बैकअप ना हो, वो ही मेन ऑप्शन हो, लेकिन हो भी जाएगा। और पापा, रोशी के पापा की अलग कहानी चल रही है। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं। मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत टाइम लिया, तो हम नावल को कंटिन्यू करते हैं। और नावल को कंटिन्यू करने से पहले आप जानते हैं मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आपका हर अमल मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने अपने बेडरूम में बच्चों की कोई तस्वीर नहीं सजाई। माहिन यावर अली ख़ान के हमरा बैठी हुई शाम की चाय पी रही थी। शाम भी क्या, धुंधलकों से रात ही का हिवला उभर रहा था। तवील व अरीज़ लॉन, और लॉन के उस पार चारों तरफ बेआबादी और वीरानी। लोग तस्वीरें क्यों सजाते हैं? दिलो दिमाग में उतरी हुई तस्वीरें क्या कागज़ पर उतरी हुई तस्वीर का मुकाबला कर सकती हैं? कागज़ पर उतरी हुई तस्वीर तो जामिद और बेजान होती है। जहन के पर्दे पर जिंदा और मुतहरिक तस्वीर होती है, लहू में उतर जाने वाली, और बेरहम एहसास के साथ वो आहिस्तगी से दोबारा सिप लेने लगे। मेरी शामत ने धक्का दिया था कि आपसे सवाल कर लिया। हालांकि मेरे सब कॉन्शियस में ये बात अच्छी तरह उतर चुकी है कि आपके यहाँ होने और न होने की हर अंदाज की रीज़न, वजह मौजूद है। आपसे सवाल या गुफ्तगू तो तकरीबन बेकार ही है। वो शरारत से मुँह बनाकर बोली। आप तो बगैर रीज़न के किसी के मौत में भी शरीक ना हो, यानी एक हिसाब से आप मुझे मतलबी या गर्ज का बंदा कह रही हैं। मगर एक बात मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में बहुत से काम बगैर वजह के भी लाजमन करना होता है, क्योंकि उनके करने से दिल को वो खुशी मिलती है जो गैर मरई नज़र ना आने वाली तोहफ़ा होती है, जिसके मिलने से इंसान पहले से ज़्यादा ताकतवर और तवाना हो जाता है या उसकी उम्र में इजाफ़ा हो जाता है। और ऐसी खुशी हासिल होने के बाद इंसान को ये होश ही नहीं रहता कि वो ये जानने की कोशिश करे कि उसकी वजह क्या थी। अलबत्ता जब दुख हमें मिलते हैं तब शायद इंसान गुमशुदा खुशी के असबाब व वजूहात पर गौर करता है। हालांकि अक्सर वो इसकी समझ से बालातर ही होते हैं। माहिन तकरीबन हक्का बक्का थी और उनकी सिमत एक टक देख रही थी। यावर अली ख़ान को जैसे अंदाज़ा था जब उसकी हैरत ख़त्म होगी तो वो अपने अंदाज़ पर शर्मिंदा हो जाएगी, लिहाजा वो सिगरेट केस से सिगरेट निकालने और सुलगाने में मगन हो गए। आपको इस तरह के लतीफ़ जज्बों की पहचान है? यकीन करें मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई, वरना ईमानदारी की बात है अब तक तो मुझे बच्चों पर हैरत हो रही थी। क्यों आपकी दीवानी थी? पत्थर में क्या नज़र आया था? माफ़ कीजिएगा सर, आपका फ़ोन है। माँ मुलाजिम ने मदाखलत की। यावर अली ख़ान फ़ौरन उठ खड़े हुए माहिन अपने लिए दूसरा कप तैयार करने लगी। 2 मिनट बाद ही वो वापस आ गए। आपके भाई नुमान अहमद से बात कर लीजिए। माहिन तो जैसे सर पर दौड़ी थी। हवेली में जितनी बार कराची से फ़ोन आया था मुनीब अहमद का था। जब से वो आई थी पहली बार फ़ोन आया था।
उसने वफूर शौक से रिसीवर कानों से लगाते ही सलाम किया था और उधर से सलाम का जवाब देने के फ़ौरन बाद से फिलफौर कराची वापस पहुंचने के लिए कहा गया था कि जो भी पहली फ़्लाइट है पहली फुर्सत में आ जाए। पापा की तबीयत ख़राब है और परेशान कुन बात यह है कि नुमान भाई ने मज़ीद कोई बात किए बगैर रिसीवर रख दिया था। अब उसकी परेशानी फितरी थी। वो तकरीबन दौड़ती हुई यावर अली ख़ान के पास आई थी। आप फ़िक्र न करें, अपना सामान पैक करें, मेरा आदमी आपको छोड़ाएगा, बल्कि जहाज़ में बिठाएगा। गोया नुमान उन्हें मालूम हो चुका था। मैं नहीं जाऊंगी आपके किसी आदमी के साथ, आप मेरे साथ चलें। मुझे तो उन आदमियों की शक्ल से भी खौफ आता है। इतना लंबा रास्ता मैं किसी बेढब आदमी के साथ नहीं गुजार सकती। इससे तो बेहतर है मैं अकेली आपकी कार ड्राइव करके एयरपोर्ट ले जाऊं, बाद में आपका ड्राइवर आकर जीप ले जाए। ये दुनिया 99% बेढब है, क्या बनेगा आपका। अच्छा चले, तैयार हो जाए, परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएंगे। वो कौन? वो बुरा मानकर उनकी तरफ पलटी। आपके पापा? वो खासी उलझन में दिखाई दिए। मेरे पापा आपके कुछ नहीं लगते यावर भाई। उसे जैसे उनके अंदाज़ पर बहुत सदमा हुआ। आई एम सॉरी, मेरा मतलब है मुनीब अंकल। उनके अंदाज़ में जान छुड़ाने वाली इज्जत थी जिसे वो महसूस कर सकती थी, मगर उसके पास वक्त नहीं था। अब जाहिर है उनके हाथ मशगला लग ही गया था। रोशी का उनके दरमियान चलना फिरना दोभर हो चुका था। जुमलेबाजी जो थी सो थी। इधर उधर कानों से बाकायदा नगमात नशर हो रहे थे। फूल बिखेरो, नगमे छेड़ो, आया है जाने बहारा, सनम आए हैं हमारे वारो, चांद सितारे मेरे महबूब पर। लाली और बिया बहुत तरंग और नज़म से गा रही थी। गुल्लो, तुमने अनारकली देखी है? बड़ा शानदार गीत है उसमें। कौन सा? गुल्लो अपनी दोस्त को बहुत इनमाक से ख़त लिख रही थी। वही, क्या है वो? जो दिल यहाँ न मिल सके, मिलेंगे उस जहान में, खिलेंगे आरज़ू के फूल जाके आसमान में। हाँ वाकई बहुत प्यारा गीत है। पहला मिसरा गालिबन ये है, ये ज़िंदगी उसकी है जो किसी का हो गया। आपा, आप तो हमेशा खुशी के लम्हों में किसी कोने से गम उठा लाया करें। रूबी को गुस्सा आ गया। आज तो बड़ा अच्छा माहौल है, खुशी की घड़ियाँ हैं। देखना कितनी शानदार जोड़ी बनेगी, जो देखेगा तारीफ़ करेगा। बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, शलवार कमीज़ में तो वो एकदम कबायली सरदार दिखाई दे। मोना ने भी हिस्सा लिया। पूरा नाम गालिबन नईमुद्दीन होगा। बिया को पूरे नाम के मसले ने सताया। खुदा के लिए रोशी, तुम अपने बेटों के नाम इस काफ़िए पर मत रखना। मरियम ने बाकायदा हाथ जोड़े। कभी पता चले आला दिन फलां दिन का रश लगा हुआ है। वो इस कदर संजीदगी से कह रही थी जैसे रोशी के यहाँ बेटे होने का उसे 100% यकीन हो। रश का क्या मतलब है? क्या तुम्हें किसी नजूमी ने बताया है कि रोशी के यहाँ 11 बेटे होंगे? जरी ने ताजुब से मरियम की तरफ देखा। अच्छी बात, फ़र्ज़ कर लेने में कोई हर्ज तो नहीं। मरियम के पास जवाब तैयार था। फिर भी कुछ कम करो, बेटे बहुत ज़्यादा हैं। लाली को इतनी तादाद पर सख्त एतराज़ था। मसलन कितने करूं? मरियम ने की नखियों से रोशी की तरफ देखा। कोई ज़रूरत नहीं कम करने की। थोड़े दिनों की परेशानी होगी, जब बच्चे छोटे हों, और जब जवान हो जाएंगे तो घर भरा भरा लगेगा। रोशी का जो ठेका होगा वो अलग, फिर तो रोशी का एक अलग कबीला बनेगा। मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, यू नो, सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद जिस कबीले ने रखी थी वो सिर्फ 9 मर्दों पर मुश्तमिल था। तानिया ने मामलात तकसीम की। लगता है रोशी की नसीब में मलका बनना ही लिखा है। जरी ने शरारत से रोशी की तरफ देखा जो उनकी तरफ पीट किए बज़ाहिर सो रही थी। चांद फिर निकला मगर तुम ना आए, जला फिर मेरा दिल, मैं क्या करूँ हाय। चांद फिर निकला। शीनो की पुरसोज आवाज़ उस शोर में भी अपनी जगह बनाए हुए थी। वो आँखें बन के गुनगुनाती रही थी। आपको सिर्फ गमगीन गाने ही क्यों पसंद आते हैं? बिया ने बिलाखिर पूछ लिया। पसंद है अपनी अपनी, मुझे असल में पायदार चीज़ें पसंद है। वो अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराई। अटेंशन प्लीज़। हिना तकरीबन भागते हुए अंदर दाखिल हुई थी। मोना घबराने में सबसे आगे रहती थी। एकदम हॉल गई थी। अभी अभी फ़ोन आया था, पता नहीं कहाँ से। मैं ऊपर थी, बाबा साहब बात कर रहे थे, कह रहे थे मैं बच्चों को साथ ही ला रहा हूँ, जुम्मे की सीट्स करा लेता हूँ। हिना ने सांसों पर काबू पाने की कोशिश करते हुए चौंकाने वाली खबर पहुँचाई। आज क्या है? रोशी यकदम उठकर बैठ गई थी। जुमे में 2 दिन बाकी है। शीनो ने मुस्कुराकर रोशी का जवाब दिया। उसकी जान जल गई। उसका जी चाहा हाथ जोड़कर दरख्वास्त करे कि खुदा के लिए आप मुस्कुराया ना करें, बिला वजह का खर्चे लहू होता है। वो उठ खड़ी हुई। कहाँ चल पड़ी? गुल्लो ने ख़त मुकम्मल करते करते उसे टोकने की फुर्सत निकाली। सामान पैक करने। शीनो फिर बोली। रोशी खामोश रही। इतनी जल्दी? अभी तो हमारा दिल भी नहीं भरा। लाली भी सोरी। यहाँ है क्या सिवाय नज़ले के? मैं तो जिस दिन से आई हूँ नज़ला ज़ुकाम ही पीछा नहीं छोड़ा। भूख भी नहीं लगती, रंग अलहदा काले हो रहे हैं। रोशी ने तिनक कर लाली को टोका।
ठीक कह रही हो रोशी, एक हिसाब से तो वाकई यहाँ कुछ भी नहीं है। शीनो ने हंसकर तायद की। रोशी पेशानी पर से बाल झटकती बाहर निकल गई, कुछ आइंदा पर छोड़कर। हेलो जी, माहिन बात कर रही हूँ। जी, कैसी तबीयत है बाप के पापा की? वो अपने ऑफिस से बात कर रहे थे। ठीक नहीं है। मेरा दिल चाहा आपसे कहूँ आप यहाँ आकर मुझे इन हालात में मोरल सपोर्ट दें। मैं बहुत परेशान हूँ। उसकी आवाज़ रुंध गई। आप तो बाहिम्मत हैं, ऐसे ना करें। नुमान कहाँ है? वो अस्पताल में है, पापा के पास। यावर भाई, मेरा दिल डूब रहा है। वो रो दी। ऐसे क्यों सोच रही हैं? इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, टेक इट ईजी। आप आएंगे? आप यहाँ के हालात देख कर गई हैं। आपको तो दिल रखना भी नहीं आता। कितने बेरहम हैं आप। सच कितना ही बेरहम क्यों ना महसूस हो, झूठ से ज़्यादा बेरहम नहीं होता। आपको बरियों जमा होने के सारे हुनर आते हैं। वो सूं कर रही थी। सच्चाई और अय्यारी में फ़र्क को पहचानना सीखिए माहिन। वो जैसे ज़िद हो गए। घबराइए नहीं, सोचे तो बहुत फासले हैं, सोचे तो फासला ही नहीं। मैं आपको फ़ोन करता रहूँगा। यावर अली ने रिसीवर रख दिया था। सफ़र तो बड़ा खामोश और पुरसुकून था कि बाबा साहब और बड़े अब्बा हमरा थे। लड़कियां खामोश और पुरसुकून रहने पर मजबूर थी, मगर जैसे ही वो अपने ठिकाने पर पहुंचे एक हंगामा शुरू हो गया था। अपनी माँओं के गले लग लग कर प्यार हो रहे थे, बहुत ज़्यादा याद करने के यकीन दिलाए जा रहे थे। रोशी थोड़ी देर एक तरफ खड़ी सबको देखती रही, जाने क्या सोच रही थी। बड़ी अम्मी आगे बढ़ी और उसके सर पर प्यार किया। अच्छी तो है मेरी बेटी, इधर कोने में क्यों खड़ी है? वो बेजार कुन अंदाज में उनके पास से हट गई। ठीक हूँ, मुझे होना भी क्या है, और जो कुछ हो चुका है वो सब आपको सुबह होने से पहले पहले बता देंगी, तसल्ली रखिए। वो बाहर निकल आई। मामा बिल्ली किचन की तरफ ट्रॉली धकेलती जा रही थी। मामा? जी बीबी। वो ठहर गई। जवाद भाई को बुला दे, कहें जल्दी आएँ, मैं इधर बाग में सीढ़ियों पर बैठी हूँ। वो हुक्म सादिर करके बाग की तरफ चल गई। कुछ देर टहलती रही, फिर सीढ़ियों पर बैठ गई। 5-7 मिनट बाद उसे जवाद आता दिखाई दिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। उसने उसी अंदाज में बैठे बैठे सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। वो उसके बराबर बैठ गया। कैसा वक्त गुजरा कराची में? उसने रोशी के उतरे हुए चेहरे पर तफसीली नज़र दौड़ाई। सेंट्रल जेल से सब जेल में चले गए थे। वो तल्खी से हंसी। ये हमारा माहौल है। जो बच्चा इस माहौल में पैदा होता है इसी माहौल का आदी होता है। तो ये बात क्यों नहीं समझ ली? इस तरह खुद को सबसे बदजन करके मिलेगा भी क्या? आप यहाँ खुश हैं? उसने भाई को बगौर देखते हुए सवाल किया। बहुत। इतनी मोहब्बतें, इतनी नेमतें और सहूलतें हैं, और फिर सबसे बढ़कर जो कुछ है हमारा अपना है। ये घर, ये ज़मीन, तमाम दुख सुख के सांझी। आप इस घर के मर्द हैं, औरत नहीं है, इसलिए आपको आज़ादी जो बहुत है। उसने भाई की बात दरमियान में काट दी। तुम्हें किस तरह की आज़ादी चाहिए? औरत को आज़ादी से क्या सरोकार? वो जितनी पाबंद होती है उतनी ही महफूज होती है। जो औरत जितनी महफूज होती है वो उतनी ही पुरसुकून रहती है। औरत के जहनी सुकून के तमाम सिलसिले घर से शुरू होकर घर में ही ख़त्म होते हैं। औरत घर में मसरूफ़ रहकर घर संवारती है, और जितना ज़्यादा घर संवरता है उतना ज़्यादा बाहर सुकून और हुस्न होता है। अब अगर तुम सियासतदान बनना चाहो तो बेकार है। जो पहले से सियासत में, उन्होंने क्या कर लिया? उन्होंने तो मैदान हासिल कर लिया, फिर भी मुल्क तो वहीं का वहीं है। जो आता है वो सबसे पहले ख़जाना खाली होने की इत्तला देता है, और बाहर ख़जाना पहले से खाली होता है। साइंसदान बनकर कुछ ईजाद करना चाहती हो तो बताओ, मैं तुम्हें मकसद हासिल करने का रास्ता बताता हूँ। तुम्हारी मदद का वादा करता हूँ। इंसान खाली सियासतदान या साइंसदान ही तो नहीं बनना चाहता। उसने तिनक कर फिर जवाद को बीच में टोक दिया। तुम्हारे एफएससी में अच्छे खासे नंबर आए थे। पापा ने तुमसे पूछा भी था कि डॉक्टर बनना चाहती हो तो बताओ। बताना था ना? जी, मगर मैंने इसलिए मना कर दिया था कि डॉक्टर बनकर भी मैंने सिर्फ खानों की खिदमत करनी थी। बाबा साहब को औरत के जॉब करने से कितनी चिढ़ है, पता है आपको? फिर फ़ायदा इतनी मेहनत व मशक्क़त का। फिर अब क्या करना चाहती हो? वो उसकी सिम देखते हुए कुछ सोच रहा था। फ़िलहाल तो पापा से बात करना चाहती हूँ। मुझे उनके ऑफ़िस का नंबर नहीं पता, आप मिला कर दें। मगर उनसे प्राइवेट बात करना चाहती हूँ। वहाँ लाउंज में वो सब बैठी हैं। बड़े अब्बा बाहर गए हैं। आप उनकी बैठक का ताला खोलकर बात करा दें प्लीज़ जवाद भाई। उसने जैसे मिन्नत की। अच्छा तुम बैठो, मैं खोकर से चाबी लेकर आता हूँ। वो जैसे बादल नखास्ता उठा। वो पाँव के अंगूठे से टाइल पर कुछ नक्शे बनाने में मसरूफ़ हो गई। जवाद जल्दी वापस आ गया। आओ। उसने रोशी को अपने पीछे आने का इशारा किया। वो बड़ी फुर्ती से उठी और उसके पीछे चल पड़ी। फाटक के साथ ही बड़े अब्बा की बैठक थी, जहाँ वो मुलाकातियों से मखसूस औकात में मिला करते थे।
जवाद ने इधर उधर देखते हुए ताला खोला। रात के 8:15 बजे का अमल था। बड़े अब्बा की टेबल पर जदीद तरीन मॉडल का इम्पोर्टेड टेलीफोन सेट था। जवाद ने नंबर मिलाने के दौरान उसे नज़दीकी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वो नंबर मिलाकर दोनों हाथ टेबल पर रखकर सर झुकाकर बैठ गया। सेट से टोन आ रही थी जिसे रोशी भी सुन रही थी। टोन का आहंग तब्दील हुआ और जवाद ने तेज़ी से रिसीवर उठा लिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा, मैं जवाद बात कर रहा हूँ। ये रोशी आपसे बात करना चाहती है, खासी डिस्टर्ब है। अब आप इसी से पूछ लीजिए। लो बात करो। उसने रिसीवर रोशी की सिमत बढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम पापा। उसकी आवाज़ ना चाहते हुए भी भर आ गई। मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। आंसू रुखसारों पर ढलक आए। खाला कहाँ है? चली गई। इतनी ज़्यादती पप्पा। मेरे हिस्से में माँ की मोहब्बत नहीं आई तो क्या खाला भी नहीं पप्पा? आपने मेरे साथ इतनी ज़्यादती की है कि मेरा जी चाहता है कि मैं मर जाऊँ। वो रो रही थी। अभी हम कराची से वापस आए तो मुझे एहसास और ज़्यादा हुआ कि आपने मेरे साथ कितनी ज़्यादती की है। जब हम अंदर आए ना पापा तो वो सब अपनी अपनी माँओं से लिपट गई। मेरी तरफ तो किसी का ध्यान भी नहीं आया। सबकी पोल खुल गई। वैसे कितना प्यार जताती हैं सब। और क्या बड़ी अम्मी मुझे गले नहीं लगा सकती थी, सिर्फ सर पर हाथ फेर कर चली गई। तब मुझे एहसास हुआ आपने मेरे साथ कितना जुल्म किया है। आप मुझे दूसरी माँ लाकर नहीं दे सकते थे। वो सिसकियाँ ले रही थी। जवाद ने सर पीट लिया था। जी ठीक है, दूसरी माँ की मोहब्बत की गारंटी नहीं होती। वो मुझे गले से ना लगाती तो क्या हुआ, मैं खुद उनके गले से लग जाती। जी मुझे पता है आपको मेरी इन बातों से गुस्सा ही आएगा, मगर मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ कि अब कोई बात मैं दिल में नहीं रखूँगी। हर बात आपसे कहा करूँगी। आपको मुझ पर कितना ही गुस्सा आए, मगर मुझे शूट तो नहीं कर सकते। बता रही हूँ कि आपको फ़ोन क्यों किया है। पहले ये बताइए कि एज ग्रुप में फ़र्क होता है तो क्या शादी मायूब लगती है? ये उल्टी सीधी बातें नहीं है पापा, प्लीज़ आप मुझे जवाब दें। मेरे नज़दीक तो ये बिल्कुल भी मायूब नहीं। मतलब ये है पापा, आप खाला से शादी कर लें। उसने धमाका कर दिया। डोंट बी सिली रोशाने। जवाद ने लपक कर माउथ पीस पर हाथ रख दिया। आप मुझे बात करने दे भाई प्लीज़। तुम्हें मालूम है तुम क्या कर रही हो? पापा तुमसे सख्त नाराज़ हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे तुमसे। जवाद ने माउथ पीस पर उसी तरह हाथ रखा हुआ था कि दूसरी तरफ से रिसीवर रखने की वाज़ेह आवाज़ सुनाई थी। उसने गहरा सांस लेकर रिसीवर जवाद ही को थमा दिया। आप बहुत ख़राब है भाई, मुझे पापा का जवाब तो सुनने देते। हाँ नहीं तो। असल बात यह है कि आज तक किसी ने उनके लिए पुरखुलूस और पक्की कोशिश ही नहीं की। वो बिसोर कर बोली। ये लोग ज़रा सी ज़बरदस्ती करते पापा के साथ और हमारा भला हो जाता। तुम करोगे पापा के लिए कोशिश? नॉनसेंस। अच्छा अब उठो, बड़े अब्बा ना आ जाएं। और हाँ सुनो, ये गले लगाने वाली बात और उसका किस्सा तो मैं पापा के इल्म में नहीं लाना चाहिए था। वो डिस्टर्ब होंगे। अगर हमारी मम्मी नहीं रही तो इसमें उनका क्या कसूर? रोशी आगे और जवाद उसके पीछे पीछे चलते हुए कह रहा था। पता नहीं इस हवेली के मर्दों के सीने में दिल ही नहीं होते शायद। आप कभी भी मिस नहीं करते अपनी माँ को। हैरत है, शायद आपको मुझसे भी मोहब्बत ना हो। वो वापसी के लिए अंदर की जानिब बढ़ते हुए कह रही थी। रोशाने क्या हो गया है तुम्हें? हर एक पर शक करने लगी हो। जवाद ने उसका बाजू थामकर उसको जाने से रोका। आपको मेरा ज़रा सा भी ख्याल होता तो आप मुझे पापा से सारी बात करने देते, बल्कि मेरी हाँ में हाँ मिलाते और मेरे साथ मिलकर पापा को प्रेस करते और कहते आपको शादी ज़रूर करना चाहिए। दिमाग ख़राब नहीं है मेरा तुम्हारी तरह। अंदर वहाँ किसी से जिक्र न कर देना गलती से, तमाशा बन जाएगा। मगर मुझे रोना आ रहा है। अगर मैं रो पड़ी तो सब पूछेंगे और इस वक्त मैं सबसे जले सो रही हूँ। दिल कर रहा है सबके सर फाड़ दूँ। उसने रुककर जवाद को पूरी सच्चाई से अपने अंदरूनी एहसास से आगाह किया। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। रोशी जी भाई, आओ लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। आओ शाबाश। उसने नज़रें उठाकर भाई की तरफ देखा। रिश्ता भी फितरी था, जज्बा भी फितरी, और उसे ये भी समझ आ रहा था कि वो उसे बहलाना चाहता है और क्यों बहलाना चाहता है ये भी। अंदर बड़ी अम्मी को बताओ कि हम ज़रा 1 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं। उसने जेब को छूकर गाड़ी की चाबी तलाश की। खोकर जी बीबी, जाओ ज़रा बड़ी अम्मी को कह दो कि मैं जवाद के साथ बाहर जा रही हूँ। और हाँ सुनो, ये बारी नज़र नहीं आ रहा। जवाद चाबी लेने अंदर की तरफ जा रहा था। उसने आहिस्तगी से दरियाफ्त किया। वो यहाँ नहीं है, सिराय गए हुए हैं। कब से? कल गए थे। वो जाने किस ध्यान में चली गई थी। जवाद ने वापस आकर मुखातिब किया तो वो चौंक गई थी। जब रोशी का फ़ोन आया था तो वो बहुत थक कर बिस्तर पर लेटे थे। जवाद की आवाज़ सुनकर वो ज़रा चौंक गए थे, मगर रोशी की आवाज़ सुनकर वो वाकई खासे परेशान हो गए थे, क्योंकि रोशी का रात के वक्त फ़ोन आना अपने अंदर बहुत सारे मायने रखना था।
वो वैसे भी उसकी तरफ से मुतफक्किर ही रहते थे। और अब जबकि वो अपना दुख कह चुकी थी, फ़ोन खामोश हो चुका था, मगर रूम में एक शोर बरपा था। जवाद ने उन्हें कभी एहसास नहीं दिलाया था कि वो माँ को मिस करता है। शायद वो बहुत गहरा था, मगर रोशी ने कई बार उन्हें लाशऊरी तौर पर एहसास दिलाया था कि वो माँ के बगैर नामुकम्मल है। उसे बहुत ज़्यादा इस बात का कलक है कि उसकी माँ नहीं है। उन्होंने सिगरेट लगाकर सर बाजू के नीचे रखा। आज उनको यकीन हो गया था कि रोशी जिस्मानी तौर पर ज़रूर बड़ी हुई है, मगर उसका जहन हनूज़ बच्चों जैसा है। इस उम्र में उनसे माँ की फरमाइश कर रही है, जबकि अब खुद इस काबिल हो चुकी है कि शादी करके अपनी गृहस्थी संभाले। माहिन का तस्वुर करके वो जैसे अपने आप से भी शर्मिंदा हो गए। नॉनसेंस, रोशी सिली गर्ल। उन्होंने गहरा कश लगाया। माहिन का हेवला नए रंगों में तहलील हुआ। अब नाज़नीन अपने चोटी में बल डाल रही थी। उसके सफ़ेद हाथ बालों पर इस तरह लग रहे थे जैसे रात के वक्त झील के पानी पर कवल। कमरे में उसकी गुनगुनाती हुई हंसी गूंजने लगी। उसके गहरे रंग के मलबूस से उठने वाली खुशबू उनके आसाब चटखाने लगी। वो इधर उधर यहाँ वहाँ मुतहरिक हो गई। वो उठकर बैठ गए, फिर बिस्तर से उतर कर आए, खिड़कियों के पर्दे सरकाए, दरवाज़ा खोल दिया। उमरदीन, उन्होंने मुलाजिम को आवाज़ दी। जी साहब। वो फ़ौरन आ मौजूद हुआ। अच्छी सी चाय बना लाओ। उन्होंने उसकी तरफ देखे बगैर हुक्म दिया और आगे बढ़कर सिगरेट का बचा हुआ टुकड़ा ऐश ट्रे पर मसल दिया। यावर, आप शादी में नहीं आए ना, तो मैं ये सब कपड़े नहीं पहनूंगी। मैं जब एहतमाम से तैयार होती हूँ तो दिल चाहता है आप मौजूद हो। आप नहीं होते तो मेरा दिल हर शय से उचाट रहता है। बाल बनाने तक को जी नहीं चाहता। वो अपनी बहन शाहीन की शादी में जाने की तैयारी करते हुए उनसे मुखातिब थी। और फिर जवाद को आपकी इतनी आदत है कि वहाँ मुझे बहुत डिस्टर्ब करेगा। हालांकि दिन भर में मुश्किल से आप आधे घंटे को मैसर आते हैं, फिर भी आपको इतना पहचानने लगा है। वो वार्डरोब से कपड़े निकालकर सूटकेस में रख रही थी। अब इतना बेवकूफ़ मत बनाओ, वो बेचारा बच्चा है, उसे सिर्फ आपकी आदत है मोहतरमा। आप मुझे औलाद के ज़रिए मज़ीद ब्लैकमेल ना करें। जब एतराफ़ इश्क है तो फिर आना कैसी? सीधे सीधे कहिए, आपका हमारे बगैर दिल नहीं लगता। वो उसे तंग कर रहे थे और उसके चेहरे पर कैसे कैसे हसीन रंग बिखेर रहे थे। वो सर झटक कर दूसरा सिगरेट सुलगाने लगे। उनकी आंखों की सुर्खी गहरी हो गई थी। उनके चेहरे पर जो तासिर था वो इतने गहरे और नाकाबिले फ़हम थे कि उन्हें समझा नहीं जा सकता था, सिर्फ खौफज़दा हुआ जा सकता था। वो फ़ोन की तरफ बढ़े, नंबर मिलाया। यस, यावर अली ख़ान स्पीकिंग। यकीन न करने की वजह? मैं कोई मावराई मखलूक तो नहीं, ना ही कोई दूसरा सियारा मेरा वतन है। कैसी तबीयत है अंकल की? बाज़ औक़ात नज़रअंदाज भी कर दिया करते हैं। गलती से कह दिया था आपके पप्पा। बहरहाल आप ज़्यादा परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ देर के लिए ही सही आपके पास आ जाऊँ। आप हैरान क्यों होती हैं? आप आज की बात करें, अभी की बात करें। नहीं नहीं, हकीकत में मैं ही हूँ, कोई और नहीं। यकीन नहीं आ रहा तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? आप इंतज़ार करेंगी? मुझे अच्छा लगेगा। ओके, खुदा हाफिज़। थैंक्स अ लॉट माई डॉटर। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बेटी। उन्होंने तकिए के नीचे से अपना पर्स निकाला और खोलकर रोशी की तस्वीर को अपने होठों से छुआ। वो रोशी की पहली सालगिरह की तस्वीर थी और बरसों से उनके पर्स में रहा करती थी। इतने सालों में जाने कितने पर्स वो बदल चुके थे, मगर तस्वीर वही थी। वो नेट की सुर्ख कॉलर वाली फ़्रॉक में इंतहाई सेहतमंद रोशी मुँह बिसोर रही थी। मुलाजिम चाय ले आया। उमरदीन, जी साहब। देखो, जुमा को ड्राइवर के साथ लेकर दरिया बस्ती चले जाना और रोशी बीबी को ले आना। और मुलाजमिन तमाम अरसे मुलाजमत में पहली बार उन्हें किसी को घर से बुलाते देख रहा था। हाँ, इधर। उन्होंने बड़ी गहरी सोच में डूबे डूबे जवाब दिया और चाय की प्याली उठाई। और बड़े खान, मैं यहाँ से फ़ोन कर दूँगा, अब तुम जाओ। उन्होंने इसकी बात काट कर उसे जाने का इशारा किया और साइड टेबल पर बाई फोकल ऐनक उठाकर अपनी नाक पर टिकाई और एक फ़ाइल का मुताला करने लगे। चेहरे पर इंतहाई दर्जे का सुकून तारी था। वो अलीउस सुबह बेदार हो गई, नमाज़ पढ़कर अपनी किताबें उठाई और भाग कर रुक गया। सामने ही मामा विली ट्रॉली लिए गेस्ट रूम की तरफ जाती दिखाई दी। किसके लिए चाय ले जा रही है मामा? उसने रुक कर ट्रॉली पर नज़र डाली। मेहमान आए हैं। क्या खाला वापस आ गई? उसने पे देर पे सवाल कर डाले। नहीं बीबी, खाला कैसे इतनी जल्दी आ सकती हैं? कराची से इल्मुद्दीन साहब आए हैं आज सुबह 5 बजे, उनके लिए ले जा रही हूँ, वो सादगी से बोली। इल्मुद्दीन ये क्यों आ गए हमारे पीछे पीछे? उसका माथा ठनका। अकेले आए हैं। उसने घबरा कर उनकी शक्ल देखी। मामा ने बगौर उसकी सूरत देखी। और भी किसी को आना था उनके साथ? वो उल्टा सवाल करने लगी।
अब मुझे क्या पता ये बारी कब आएगा, क्या पता ये सिराय में। वो झंझला गई। ये तो बड़े खान ही जानते होंगे। वैसे खान कह रहे थे हफ्ता 10 दिन तो लग ही जाएगा। एक तो उसने तोपों में गोले डालने होते, कोई काम ही नहीं होता उसके बगैर। उसका फ़ोन है तो मुझे बताना। एक तो काका जान के यहाँ डायरेक्ट फ़ोन नहीं मिलता, अटेंडेंट बिठाया हुआ है, मर्ज़ी होती है तो मिलाता है, वरना नहीं, कभी भी वहाँ नहीं होता। मैं तो ट्राई करती हूँ मगर पता चलता है वो लाम पर गया हुआ है। मामा उसे जाते हुए देख रही थी, फिर आगे बढ़ गई। वो एक कोने में किताब खोलकर तो बैठ गई थी, मगर जहन अब एक ही सोच के गिरदाब में फंस चुका था। इल्मुद्दीन साहब किस सिलसिले में आकर विराजमान हुए हैं, क्या होने वाला है। अगर वो हो गया जो नहीं होना चाहिए तो वो क्या कर सकेगी। बारी क्या करेगा, वो पापा से क्या कहेगी, किस तरह कहेगी। बाबा साहब पापा की बात मान लेंगे क्या? पापा उनके सामने मेरे हक़ में बोल सकेंगे? फिर मैं पापा को क्या बताऊंगी कि मुझे सज़ा दी जा रही है। अगर बाबा साहब महज मेरी शादी करना चाहते तो घर में ही किसी से करते। वो मुझे ख़ानदान से निकाल देना चाहते हैं। मैं ईंट से ईंट बजा दूंगी कि मैं भी फिर उन्हीं की पोती हूँ। उसने जैसे मसमा इरादा कर लिया था। अंदर आ जाओ यार, तुम्हारी तरह भी कोई अपना दुश्मन ना हो। लाल खान आरिफ को थामे घर में ला रहा था। बालो, दूध में हल्दी डाल कर ले आओ। तुम्हारे देवर साहब अस्पताल की सीढ़ियों से गिर पड़े हैं। दर्द तो नहीं हो रहा कहीं? जान मास तो तुम में रहा नहीं कहीं? लाल खान तरहम आमेज़ अंदाज में उसे एक पलंग पर टिकाकर तकने लगा। और कोई हमारे लायक खिदमत? ज़ख़म होते एक दो तो फिर रफ़ो की बात थी। इस दिले सद चाक का सीना पुरोना छोड़िए। वो तकिया दुरुस्त करे गिरने के अंदाज में लेट गया। बालो बावर्ची खाने में थी। उसने लाल खान का हुक्म सुनकर दूध एक गिलास में डालकर हल्दी मिलाना शुरू कर दिया। फिर चीनी का सोचकर बावर्ची खाने से बाहर आ गई। दूध में चीनी भी मिला दूँ? उसने वहीं से लाल खान को मुखातिब किया। लाल खान सोच में पड़ गया। पता नहीं हल्दी वाले दूध में चीनी मिलाते हैं या नहीं। रहने दो, ऐसे ही ले आओ। बिल आखिर वो किसी नतीजे पर पहुँच कर बोला। बालो अंदर नहीं आई। दरवाजे पर अंगूठी से दस्तक देकर उसने लाल खान को मुतवज्जा किया। वो उठ कर गया और गिलास लेकर वापस आ गया। भाई अंदर आ जाया करो, पर्दा वर्दा नहीं करना, अपना यार है और फिर बेचारा बेहाल है। लाल खान ने मुस्कुराकर आरिफ को सहारा देकर उठाते हुए बालों से कहा और गिलास आरिफ के होठों से लगाया। कितनी मर्तबा कहा है, अपना इलाज करवा लो लगकर। सेहत ठीक होगी तो ज़िंदगी भी अच्छी लगने लगेगी, घर भी बच सकता है। एक बार ज़िंदगी है, क्यों रोल रहे हो? देखो बस अपना ध्यान रखना शुरू कर दो, ठीक हो जाओगे। जहाँ कहोगे वहीं बारात ले जाऊँगा। लाल खान दर हकीकत बड़े स्वभाव से हक दोस्ती निभा रहा था। गिलास आरिफ के होठों से लगा हुआ था। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता दूध पी रहा था और इस अमल से भी जैसे थक गया था। सांस तेज़ तेज़ चलने लगी थी। अच्छा आज तो तुम मुझे बताओ, वो कैसी थी, कौन थी, ताकि जब तुम्हारे लिए कोई लड़की तलाश करूं तो उसी नमूने की तरह ढूंढ लूं। वो आरिफ को बहलाने लगा। आईना क्यों ना दूं कि तमाशा कहें जिसे, ऐसा कहाँ से लाऊं कि तुझसा कहें जिसे। वो हंस दिया और हाथ से गिलास परे करके फिर लेट गया। आज आप दोपहर को घर पर ही होंगे, क्या पकाऊं? बालो दरवाजे के बाहर खड़ी लाल खान से पूछ रही थी। अंदर आकर अपने देवर से पूछ लो, हम तो उम्र भर अब तुमसे पकवा कर खाते रहेंगे। बालो मियाँ के कहने के बावजूद वो अंदर नहीं आई। अरे अंदर आ जाओ भाई, ये बेचारा तो यूँ भी आंखें बंद ही रखता है। लाल खान हंस रहा था। बालो झिझकते हुए अंदर आ गई, मगर उस जगह खड़ी हुई जहाँ से आरिफ की नज़र बिरा रास्त उस पर ना पड़ सके, मगर वो लाल खान आरिफ को बासानी से देख सके। अब खुद पूछो, क्या खाना पसंद करेंगे आपके देवर साहब? लाल खान आजकल बहुत खुश था, खामखा शौक हुआ जाता था। आपके लिए क्या पकाऊं आरिफ भाई? बालों की आवाज़ कांप रही थी, न जाने क्यों। अरे क्यों हमारे नखरे उठा रहे हैं आप लोग? अब हम इन बातों के आदी नहीं हैं। मोहब्बत से, इनायत से, वफ़ा से चोट लगती है। बिखरता फूल हूँ, मुझको हवा से चोट लगती है। मेरे यार इतने शेर याद करने के बजाय मुकाबले के इम्तहान में बैठ जाते तो आज कहीं सरकारी अफसर लगे होते। लाल खान अपनी नौ बिहाता बीवी पर नज़र करम डालकर बहाने बहाने से हंसने लगा। भाई हम आज भी अफसर हैं, अपनी अपनी समझ की बात है। ऐसा करो मछली के कबाब बना लो और मुर्गी के टिक्के। ये मेरा यार तो यूं ही उल्टी बातें करेगा, इसे खांसी बहुत होती है, ऐसी चीज़ें इसके लिए अच्छी हैं। यार हमारे पेट का जहन्नम तो कब का ठंडा हो चुका है, अब तो इसमें आँच ही नहीं आती। क्यों भाभी को काम में फंसा रहे हो? लाल खान ने आँख के इशारे से जाने को कहा। तुम तो यूं ही कहते हो, अच्छी चीज़ें खाया पिया करो ताकि जिस्म में ताकत आए। वो आरिफ को कंबल उड़ा रहा था। कल्लो एक मीडियम साइज़ का सूटकेस खींचते हुए कमरे में दाखिल हुई थी। उसके पीछे गुल्लो भी अंदर आई थी। लेटी हुई दोनों को टुकुर टुकुर देख रही थी।
जाओ तुम और देखो दरवाज़ा बंद करती जाना। गुल्लो ने कल्लो को मुखातिब किया। वो फ़ौरन चली गई। समिया भाभी आई थी। गुल्लो ने कारपेट पर बैठकर सूट की चाबियां चलाईं और खटाक खटाक की आवाज़ के साथ सूटकेस खोल दिया। क्यों? सुबह से 10 बार मिली हैं, अब क्या है? पोट कर बैठ गए और खुले हुए सूटकेस को घूरने लगी। मेहंदी लगाएंगी तुम्हें? गुल्लो नज़रें चुराकर सूटकेस से कपड़े और जाने क्या क्या निकालने लगी। मुझे खुद मेहंदी लगानी आती है और सबसे अच्छी आती है, आपको भी पता है। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। बज़ाहिर सुकून से बात कर रही थी, मगर ये रिवाज है, शादी मंगनी की मेहंदी दुल्हन खुद नहीं लगाती। गुल्लो एक सूट फैलाकर देखने लगी। कैसी और किसकी शादी मंगनी? वो बिस्तर से नीचे उतर आई। तुम्हारी और किसकी? वो डरे डरे अंदाज में उसकी तरफ देख कर बोली। मगर मेरी मर्ज़ी पूछे बगैर मेरी शादी या मंगनी कैसे हो सकती है? वो बिफरी हुई उसके नज़दीक चली आई। हमारे यहाँ लड़कियों से कौन पूछता है? वो चोट सी हो रही थी। फिर लड़कियों को कमरों में क्यों रखते हैं? इस थान या स्तबल में क्यों नहीं बांधते? उसने आगे बढ़कर सूट उठाया और गोला बनाकर सामने दीवार पर दे मारा। गुल्लो हाय हाय करती रह गई। वो जेवर के डब्बों पर झपटी। गुल्लो ने आगे बढ़कर डब्बे अपने काबू में कर लिए। पागल हुई हो? बुराई क्या है इस रिश्ते में? वो डिब्बे वापस सूटकेस में रखने लगी। तो फिर आप कर लें। वो खून आशाम बनी हुई थी। शट अप रोशी, गुल्लो ने उसे डांट दिया। उसी दम समिया भाभी दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। उनके हाथ में मेहंदी की कोन थी। गुल्लो दरवाज़ा खुलने की वजह से उधर मतवज्जा हो गई। रोशी ने लपक कर सूटकेस में से पड़ी अशिया दबोची और बाथरूम के दराज पर दे मारी। ये क्या हो रहा है? समिया हक्का बक्का दोनों को बारी बारी देखने लगी। दिमाग ख़राब हो गया इसका। गुल्लो रूहानसी होकर उसकी फेंकी हुई चीज़ें समेटने लगी। मुझसे पूछने में शान में बट्टा लग रहा था तो कम से कम मेरे बाप से तो पूछ लिया होता। वो ज़ोर से सूटकेस को लात मारकर वापस अपने बेड पर बैठ गई। पूछ लिया है उनसे? गुल्लो ने जल्दी जल्दी सूटकेस में चीज़ें रखना शुरू कर दी। पूछा है या हुक्म सुनाया है? आपा जाएं, बाबा साहब से कह दीजिए जब तक मेरी पापा से बात नहीं हो जाती कोई मुझे अपनी शक्ल न दिखाए। वो गुस्से से फिनकार रही थी। तुम करोगी यावर मामू से बात? गुल्लो हैरत से उसे देख रही थी। हाँ, इसलिए कि मेरी माँ मर चुकी है। वो घुर्राई। मगर वो तो शाम को आएंगे, बड़ी अम्मी बता रही थी। मत जिक्र करे किसी रिश्ते का, मैं लावारिस हूँ। उसकी आवाज़ भर आ गई। गुल्लो से चमकारने आगे बढ़ी। वो दौड़कर बाथरूम में घुस गई और दरवाज़ा बंद करके चिटकनी चढ़ा दी। चली जाएं आप दोनों, वो चीखी थी। दोनों काफ़ी देर तक जतन करती रहीं मगर नाकाम रहीं। बिलाखिर थक कर वापस चली गईं। वो काफ़ी देर बाथरूम में बंद रही, फिर इत्मीनान के बाद आहिस्तगी से बाहर आई और दरवाज़ा खुला देखकर बंद करने के ख्याल से आगे बढ़ी। खुला रहने दो, हम ज़्यादा देर नहीं बैठेंगे। उसे बाएं जानिब से बाबा साहब की आवाज़ सुनाई दी। एक लम्हे को तो आंखों के सामने हर शय नाचने लगी, गोल गोल दायरों की सूरत। दुल्हन कुछ कह रही थी। क्या ठीक कह रही थी? उनके पुरजलाल आवाज़ कमरे में गूंजी। वो खामोश रही। हम क्या पूछ रहे हैं? वक्त नहीं है हमारे पास, वो बरहमी से कह रहे थे। वो इसी तरह खामोश रही। अगर तुमने हमारी बात का जवाब नहीं दिया तो हम मंगनी करने के बजाय आज तुम्हारा निकाह कर देंगे। कराची फ़ोन करेंगे, शाम तक लड़का पहुंच जाएगा। वो गैस के आलम में उसे देख रहे थे। इतने आज़ाद तो हमारे लड़के भी नहीं, वो उसी अंदाज में बोले। निकाह रुखसती का सुनकर तो जैसे उसके आसान ख़ता हो गए। मंगनी में तो फिर भी कोई गुंजाइश नज़र आ सकती थी। उसने बेहद नाराज़ और शाकी नज़रें उठाकर दादा को देखा। वो उसी की तरफ देख रहे थे। वो ताब ना ला सकी। बाबा साहब, मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँगी, बस आप एक बार मेरे पापा को बुला दें, फिर जो होगा हो जाएगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। ये शाम के लिए मेरी शर्त है। वो बड़ी बेखौफी से कह रही थी। बाबा साहब गुस्से से काम गए। ये कल की लड़की उनके सामने शर्तें पेश करेगी, वरना? वो खुद पर काबू पाते हुए पूछ रहे थे। कुछ नहीं है तो आप जानते ही हैं कि मैं मौत से बिल्कुल नहीं डरती। तुम हमें धमकी दे रही हो? हम तुम्हें अपने हाथों से शूट कर सकते हैं। वो एहसास तौहीन से चीख गए। मैं जानती हूँ और मैं तैयार हूँ, बस आप एक बार पापा से बात करा दें, फिर जो कुछ कहेंगे मैं करूँगी, उसने पस्त आवाज़ में कहा। मगर हमें ये मंजूर नहीं। तुम यकीनन उसके साथ भी गुस्ताखी करोगी, उसका दिल दुखाओगी। वो पहले ही बहुत दुखी है, उन्होंने कतई अंदाज में जवाब दिया। मेरे बाप को दुखी भी इसी हवेली के किसी कानून ने किया होगा। हम नहीं चाहते हमारा बेटा औलाद की गुस्ताखी का सामना करे। इससे बेहतर है वो अपनी औलाद की मरने की बात। वो मारे गैस के इधर उधर टहलने लगे। आप ये बात आराम से कह सकते हैं इसलिए कि मैं आपकी बेटी नहीं पोती हूँ। वो रो दी। नादान लड़की, तुमने सुना नहीं, असल से सूद प्यारा होता है। हमने जितने नाज तुम्हारे उठाएं इस घर के किसी फ़र्द के नहीं उठाएं।
यह हमारा लाड प्यार का नतीजा है कि आज तुम हमारे सामने गज़ भर की ज़ुबान लिए खड़ी हो। हम तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। ठीक है, यावर से ज़रूर बात करो, मगर जो तुम्हारी भावज और बहनें तुम्हें कहें उसके मुताबिक शाम की तैयारी करो। एक बात और, आइंदा तुम हमसे इस तरह की गुस्ताखी ना करना। हमने ज़िंदगी में पहली बार इतनी बर्दाश्त से काम लिया है, हो सकता है आइंदा बर्दाश्त ना करें। आओ हमारे साथ, हम तुम्हारे बाप से तुम्हारी बात करा देते हैं। वो बहुत तहम्मुल से काम ले रहे थे, मगर मैं किसी के सामने पापा से बात नहीं कर सकूँगी। वो हिचकिचाई। वहाँ कोई नहीं होगा। वो अपनी छड़ी टिकाते मजबूती से कदम जमाते बाहर निकल गए और पीछे पीछे वो भी। बाबा साहब अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुए और मोबाइल फ़ोन अपने बेड से उठाकर उसे थमाया। हम नंबर बोल रहे, मिलाओ। उनके लहजे से इंतहाई सर्द महरी ज़ाहिर हो रही थी। वो नंबर बताने लगे। ये है मेरी आज़ाद ज़िंदगी। अपने बाप का कॉन्टैक्ट नंबर भी मालूम नहीं था। वो कुड़ रही थी और नंबर पुश कर रही थी। नंबर मिलाकर उसने फ़ोन बाबा साहब की तरफ बढ़ाया। उन्होंने कानों से लगाकर कुछ तवक्कुफ़ किया। हाँ यावर, हम बोल रहे हैं। ये तुम्हारी बेटी अपनी शादी के मसले पर तुमसे बात करना चाहती है, बात करो। उन्होंने फ़ोन रोशी की तरफ बढ़ाया। न जाने क्यों वो नज़रें ना उठा सकी। दिलावर अली ख़ान के लहजे से छलकने वाली बरहमी तंजिया होकर जैसे बेदम सी करने लगी। अपने कमरे में जाओ और इत्मीनान से बात करो। वो शिमला सर से उतारकर अपने बिस्तर पर बैठते हुए उसी अंदाज में गोया हुए। जस्ट अ मिनट पापा, होल्ड प्लीज़, उसने आहिस्तगी से कहा और तेज़ी से तकरीबन भागती हुई कमरे में आ गई और धप से अपने बेड पर बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम पापा। वो ज़रा हवासों में आई। वालेकुम अस्सलाम, क्या बदतमीज़ी है ये। दूसरी तरफ से यावर अली ख़ान की नाराज़ आवाज़ सुनाई दी। वो दम बखुद सी रह गई। जी, अभी तो मैंने बात भी नहीं की। क्या कह रहे हैं बाबा साहब? यावर अली ख़ान बरहम लहजे में पूछ रहे थे। आपको पता है पापा के? वो अटकने लगी। मुझे पता नहीं, आज सुबह बाबा साहब ने बताया है इस तरह के काम उनकी ज़िम्मेदारी है। इन मामलात में वो बेहतर फ़ैसला करते हैं, इसलिए कि आज तक जो इज़्ज़त उन्होंने कमाई है उसकी हिफाजत का एहसास उनसे ज़्यादा किसी को नहीं हो सकता। मगर पापा, ये अगर मगर तुम्हें कहाँ से आए? जब मेरी शादी तय हुई तो मैं इंग्लिस्तान में पढ़ा था। मुझे अपनी मंगनी की इत्तला बज़रिया फ़ोन मौसूल हुई। मैं मर्द था, इसके बावजूद जबकि तुम उस घर की लड़की हो जिसको दुनिया जहाँ की नेमतें बग़ैर मेहनत के हासिल हैं, हत्ता कि हाकिमाना ज़िंदगी। क्या किसी इंसान के लिए ये सब काफ़ी नहीं? आखिर तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई कि बाबा साहब से सवाल जवाब करने लगी? पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। आप नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? वो हिचकियाँ लेकर रोने लगी। क्या तुम्हें नियतों पर शोभा है कि हम तुम्हारे मुतालिक गलत फ़ैसला करेंगे या तुम्हें तकलीफ़ देना चाहेंगे? मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं है पापा। जब ये मतलब नहीं तो फिर बहस करने से फ़ायदा? वो हनूज़ बरहम थे। पापा, आपको शायद पता ही नहीं कि बाबा साहब ने अचानक और इतनी जल्दी ये फ़ैसला क्यों किया। उस तमाम कार्रवाई के पीछे कौन सा अहम वाक़या छुपा हुआ है? वो रो रही थी। मुझे कुछ जानने का शौक़ भी नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे बाप से ज़्यादा हमारे ख़ानदान के लिए कोई अहम नहीं हो सकता और उनका कोई फ़ैसला बेमायनी नहीं हो सकता। वो उसी लहजे में कह रहे थे। आखिर आप हकीकत जानना क्यों नहीं चाहते? खोज उस वक्त होती है जब शक या शुबा होता है। मुझे अपने बाप पर न शक है न शुबा। वो डांटने के अंदाज में कह रहे थे। मगर बात सुन लेने में हर्ज क्या है पापा? वो बुरी तरह रो रही थी। आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई। अजब हवास बाख्ता आलम था। मुझे लगता तो था कि जैसे मैं आपकी औलाद नहीं हूँ, मगर आज यकीन हो रहा है। शट अप रोशी, मैं शाम 6 बजे तक पहुँचूँगा। अच्छी बेटी की तरह जो कह रहे हैं उस पर अमल करो। रात में वहीं रुकूँगा। मेरे कमरे में आना और जो बात कहना चाहती हो वो कह लेना। वो उसकी सिसकियों को काफ़ी देर से झेल रहे थे। अब बर्दाश्त की हद हो गई थी। आखिर बाप थे, मगर वो जितना अपने बाप को जानते थे वो नहीं जानती थी। अपनी बात गिनवा कर नज़रों से गिनना उन्हें मंजूर नहीं था। फिर क्या फ़ायदा होगा पप्पा? उसके लहजे में दरिश्तगी आ गई। घबराओ नहीं रोशी, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है ज़रा सी भी तो बाबा साहब को परेशान मत करना। मंगनी होना ऐसी कोई ख़ास बात नहीं होती। बाकी बातें रात को करेंगे। खुदा हाफिज़। यावर अली ख़ान ने रिसीवर रख दिया था। एक लम्हे को तो उसे यकीन ही नहीं आया। यावर अली ख़ान के बदले हुए लहजे पर, उनके अल्फाज पर वो साकित सी बैठी गई। मंगनी ऐसी कोई ख़ास बात नहीं होती। ये जुमला तो उसे हैरत से मारने को काफ़ी था। वो धीरे धीरे चलती हुई बाबा साहब के कमरे में आई। वो दोनों हाथों का तकिया बनाए लेटे हुए छत को घूर रहे थे। उसने दबे पाँव आगे बढ़कर फ़ोन साइड टेबल पर रख दिया और दिलावर अली ख़ान की तरफ बढ़े बगैर बाहर आ गई। कल्लो, उसने राहदारी में झाड़ू लगाती कल्लो को पुकारा। जी बीबी।
समिया भाभी को भेज दो, कहना आकर मेहंदी लगा दे, मैं अपने कमरे में हूँ। उसने लगता भर रुक कर पैगाम दिया और कमरे में वापस आ गई। ड्रेसिंग टेबल के आईने में उसने अपना चेहरा देखा। आंखें रोने की वजह से सुर्ख हो रही थी। उसने खामखा बालों में ब्रश चलाना शुरू कर दिया। उसी दम धड़ से दरवाज़ा खुला। वो सब की सब समिया भाभी समेत अंदर दाखिल हुई थी। समिया और गुल्लो के चेहरों पर ताज्जुब और बाकियों के चेहरों पर खुशी थी। वो कारपेट पर आलती बालती मार कर बैठ गई और दायां हाथ भाभी के सामने फैला दिया। गुल्लो तो बेहोश होते होते बची थी। उसने सूटकेस को जो लात मारी थी, उसका धमाका अभी तक उनके कानों में लर्जिश पैदा कर रहा था। उन्होंने आगे बढ़कर उसका माथा चूमा। कुछ नहीं हुआ मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ। उसने झुल्लाकर अपना सर झटका। या इलाही, ये इतनी देर में क्या माजरा हो गया? उनके मुंह से बेसाख्ता निकल गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। वो गुनगुनाई, पीट दूंगी पकड़ के, सताने को हम ही रह गए हैं। गुल्लो खिसियाई। हो सकता है आपके अलावा और भी हों, मगर दूर हों फिलहाल। शीनो भी सबको गायब पाकर ढूंढती हुई वहीं आ गई। रोशी के जहन में अचानक झमाका सा हुआ। बारी के तस्वर से जाने क्या क्या उसे सूझने लगा। अब उसे हंसी आ रही थी। आखिर उस हंसी के पीछे किसका दिया हुआ एतमाद था? उसने शायद पहली बार मुस्कुराकर शीनो को देखा था। घर में खासी अरसे के बाद तकरीब हो रही थी और वो भी अचानक। लड़कियों को इस बात का शिकवा था कि उन्हें तैयारी का मौका भी नहीं दिया गया था और ये कि उन्हें रखे हुए पहने हुए कपड़े पहनना पड़ रहे थे। वो आते जाते रोशी को इस तरह घूर रही थी कि जैसा सारा कसूर उसी का हो। 5 बजे तक रोशी को मेहंदी लगती रही। गुल्लो उसके कपड़े प्रेस करके बेड पर डाल गई कि आध घंटे बाद मेहंदी सूख जाए तो गुस्ल करके कपड़े बदल लेना। जब तक मैं तैयार हो जाती हूँ फिर आकर तुम्हें दुल्हन बनाऊंगी। शीनो की मारे हैरानी के सबसे बुरी हालत थी। वो हुलिया बहाने से रोशी के पास आकर उसे टटोल चुकी थी और ये भी कह चुकी थी कि घर के अफराद पूरे नहीं हैं, गए हुए हैं। उस पर भी रोशी की हालत में तगय्युर न पाकर वो 2-3 मरतबा बारी का जिक्र कर चुकी थी। उसके ना होने से आज की तकरीब के इंतज़ामात में बड़ी उलझन हो रही है। लड़के तो अपने अपने धंधों से थके हारे लौटे हैं, वो क्या कर सकते हैं? रोशी तो मगर कान दबाए बैठी थी। बिलाखिर शीनो किसी नतीजे पर मायूस होकर अपनी तैयारी में लग गई थी। जिस वक्त रोशी गुस्ल करके बाहर आई तो इत्तला मिली दूल्हा और उनकी वालदा भी हवेली पहुंच चुकी हैं। गुल्लो ने पहले ड्रायर से उसके बाल खुश्क किए, फिर उसे कैप पहनाकर हल्का हल्का मेकअप करने लगी। दूल्हा वालों की तरफ से जेवर का मुकम्मल सेट आया था जिसमें नथ बिंदिया तक शामिल थी। हाई नेक किस्म का गुलोबंद और झुमकियों व अंगूठी पर मुश्तमिल था। गुल्लो उसे तैयार करते वक्त कई बार पूछ चुकी थी कि बाबा साहब ने उससे क्या कहा है और ये कि उन्होंने उसे डांटा तो नहीं। जवाब में वो मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए थे, बल्कि धीरे से मुस्कुरा भी देती थी, जबकि समिया का ख्याल था कि वो बार बार डांट खाकर सीधी हो गई है। गुल्लो से तैयार करके दुपट्टा सेट कर रही थी कि मामा बिल्ली फूलों के जेवर लेकर आ गई। ये तो बड़ी बेगम ने भिजवाए हैं। वो गुल्लो से मुखातिब हुई। लो देखो, तुम्हें बड़ी शिकायत थी कि बड़ी अम्मी लड़कियों को फूल पहनने नहीं देती। आज उन्होंने ढेरों फूल भेजे हैं। गुल्लो ने उसकी परेशानी चूम ली। थोड़ी देर बाद कल्लो पैगाम लेकर आ गई कि बड़ी अम्मी कह रही हैं रोशी बीबी को हम रस्म के लिए हॉल कमरे में ले आएँ। उसके जाते ही जर्री और रूबी उसे लेने आ गई। पप्पा आ गए। रोशी का दिल जाने क्यों तेज़ तेज़ धड़कने लगा था। उन्हें आए हुए तो 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, रूबी ने जवाब दिया। रोशी को यकगोना सुकून का एहसास हुआ, जैसे धूप में चलते हुए माँ सड़क के किनारे घना दरख्त नज़र आ गया। सुस्ताने के ख्याल से आधी थकन उतर जानी वो उसे लिए हॉल कमरे में चली आई। आतिशी गुलाबी जरदार शरारा सूट पहने दुल्हन बनी रोशी को देखकर उसकी कज़न्स के चेहरे खुशी से जगमगाने लगे थे। उस वक्त गुल्लो ने कमरे में दाखिला बंद कर दिया था। उसे एक सोफ़े पर बैठा दिया गया था। दाएं तरफ बड़ी अम्मी और बाएं तरफ गुल्लो की वालदा थी। बड़ी अम्मी ने बिस्मिल्लाह करने को कहा और नईम के वालदा ने उसकी उंगली में अंगूठी पहना दी। रोशी को एकदम नामालूम एहसास ने बेचैन कर दिया। ऐसा लगा जैसे कुछ खो गया हो। वो ज़्यादा देर न बैठ सकी और बड़ी अम्मी से कह बैठी कि वो अपने कमरे में जाना चाहती है। उन्होंने उसे चंद मिनट बैठे रहने को कहा। तस्वीरें बन रही थी, जबकि उसे एक एक लम्हा दिल चाह रहा था कि किसी तरह भाग खड़ी हो। बमुश्किल आधा घंटा बर्दाश्त हो सका। फिर वो रूबी के साथ अपने कमरे में आ गई। रूबी देखो, मुझे कोई डिस्टर्ब न करे। मैं खाना सबके साथ नहीं खाऊंगी और हाँ, मैं पापा के बेडरूम में जा रही हूँ। यहाँ बैठूंगी तो सब डिस्टर्ब करेंगे। वो रूबी को हैरान परेशान छोड़कर शरारा संभालती कमरे से बाहर चली आई और मोहतात अंदाज में इधर उधर देखती यावर अली ख़ान की ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गई।
मगर बुरी तरह चौंक कर ठटक कर अपनी जगह पर जम सी गई थी। बारी सीने पर हाथ लपेटे बड़े उलझे हुए अंदाज में उसे देख रहा था। वो राहदारी के ऐन दरमियान में इस तरह इस्तादा था कि वो सीधी सीधी नहीं गुजर सकती थी। वो ज़रा सी तिरछी होकर उसके पास से गुजरने लगी। वो तेज़ी से ऐन उसके सामने दीवार की तरह खड़ा हो गया। 1 सेकंड तो रुक जाएं, मुबारकबाद नहीं लेंगी? वो बड़ी संजीदगी से मुखातिब था। आज का एपिसोड बस यहीं तक के। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। ओके, टाटा बाय।